हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं साहिल गुप्ता आज आप लोगों के सामने लॉजिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए एक न्यू क्लास लेके आया हूँ। एक न्यू टॉपिक पे एक नई क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक न्यू टॉपिक है आपके लिए आज, इसका नाम है हमारा ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ मतलब मानव रोग जो जिनसे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बीमारियां किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं, जो हम लोग बीमार पड़ते हैं या जो बीमारियां हम लोगों को मिलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दीज आर टू टाइप्स, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरेंट डिजीज़, और उपार्जित रोग को हम लोग हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। जन्मजात रोग को इंग्लिश में कहते हैं इनहेरेंट डिजीज़ और उपार्जित रोग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। अब जन्मजात रोग जो होते हैं इनका मतलब होता है कि जो हमको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां जो हमको हमारे जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाती हैं उनको हम लोग इनहेरेंट डिजीज या जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी माँ या पापा में किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो वो बीमारी निश्चित रूप से आपको भी हो सकती है। तो हम इसको बोल सकते हैं इनहेरेंट डिजीज, क्योंकि ये आपको आपके मम्मी पापा से प्राप्त हुई है, यानी ये आपके लिए एक जन्मजात रोग है। इसको हम लोग इनहेरेंट डिजीज कहते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक उपार्जित रोग की तरफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जो हमारे उपार्जित रोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब गाइस, एक्वायर्ड डिजीज हमारी वो डिजीज होती है जो हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आने के बाद जब हम इस वातावरण में जन्म ले लेते हैं और जन्म लेने के साथ जो हमें बीमारियां प्राप्त होती जाती हैं, जन्म लेने के बाद जो हमें बीमारियां प्राप्त होती हैं हम उनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। उपार्जित रोग हमारे वो रोग होते हैं जो हम जन्म लेने के बाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं, इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरनमेंट में आके एक्वायर्ड करते हैं। अब जो उपार्जित रोग होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक इन्फेक्शियस यानी कि जो संक्रमण से फैलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर फैलते हैं, और असंक्रामक जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग को ही हम लोग कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं। जो कॉन्टेजियस वर्ड है ये कॉन्टैक्ट से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हो और अगर वो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है या उसको कोई ना कोई बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो कांटेक्ट से फैलती है, जैसे कि आज आपको पता है कि आज इन द प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी कोरोना है। कोरोना आज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने में फैल रही है, तो ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की संक्रमण बीमारी है, यानी कि संक्रामक रोग है। तो इसीलिए कॉन्टेजियस वर्ड है हमारा, वो कांटेक्ट से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको इससे कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं, हैजा है, टाइफाइड है, ये सभी हमारी कॉन्टेजियस डिजीज बोली जाएंगी क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं। ओके गाइस, अब असंक्रामक रोग कौन होते हैं? जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी नहीं फैलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि यदि किसी को हृदय रोग है, यानी कि हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि यदि आप उसके संपर्क में रहेंगे या आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं या आप उससे हैंड शेक करते हैं या आप उसके साथ बैठते हैं तो हार्ट डिजीज आपको भी हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यदि किसी को डायबिटीज़ है और आप अगर उसके साथ बैठते हैं तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाए, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसकी भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज़, और कुछ वो बीमारियां जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, एटसेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हमारे आसपास आजकल दो प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, लाइक एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। एपिडेमिक डिजीज एंड पैंडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में फैलती हैं, वो बीमारियां जो समय के साथ साथ होती है, ये भी तेज है, मतलब ये तेजी से फैलती हैं, लेकिन इनका जो एरिया होता है, जो इनका एक स्पेसिफाइड एरिया होता है वो एक होता है, इसीलिए हम इनको एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। एपिडेमिक डिजीज हमारी वो बीमारियां होती हैं जो एक निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में फैलती हैं, उनको हम लोग एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। पैंडेमिक डिजीज कौन सी होती है? पैंडेमिक डिजीज वो होती हैं जो थोड़े ही समय में एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं। पैंडेमिक डिजीज जो है ये वो बीमारियां होती हैं जो थोड़े ही समय के अंतर्गत पूरे विश्व में फैल जाती हैं, हम इसको बोलते हैं गाइस पैंडेमिक डिजीज, लाइक कोरोना।
कोरोना जो है देखना आपने देखा होगा कि ये प्रोड्यूस चीन से हुआ है, और चीन से प्रोड्यूस होने के बाद ये धीरे धीरे इसने अपने होल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में इसने अपने पैर जमा लिए हैं, तो इसलिए हम कोरोना को पैंडेमिक डिजीज कह सकते हैं। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि एपिडेमिक डिजीज क्या होती है, जो थोड़े समय में एक निश्चित क्षेत्र में फैले, यानी कि जिनका एक लिमिटेड और स्पेसिफाई एरिया होता है, जो उस एरिया से बाहर नहीं निकलती हैं। ओके, और पैंडेमिक डिजीज क्या होती है, ये बीमारी बहुत समय के साथ तेजी से फैलती है और पूरे विश्व में फैल सकती है, ये पैंडेमिक डिजीज होती है। गाइस, आज मैं इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूंगा जो अपने साथ बीमारियां फैलाते हैं और पूछी भी जाती है एग्जाम में, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि बताइए कि ये कोई एक आपको स्पेसिफाई बीमारी दी जाती है, कोई स्पेसिफाई डिजीज़ दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो स्पेसिफाई डिजीज़ है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैली हुई है। मैंने यहाँ पर कुछ वही बीमारियाँ ले रखी हैं, कुछ वही डिजीज़ ले रखी हैं जो आपके एग्जाम से पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा जाता है कि जो हैजा बीमारी है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। तो गाइस याद रखिएगा, हैजा जो बीमारी होती है वो हमारे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया से हैजा बीमारी फैलती है। इसके अलावा बैक्टीरिया से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, ये बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से फैलती हैं। इनसे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं आपको इसी टॉपिक में उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि डीपीटी इंजेक्शन यूज किया जाता है, वो किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारियों के लिए दिया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से जीव होते हैं जो जब आप पे अटैक करते हैं तो उस अटैक के रिजल्ट के लिए या उस अटैक से बचने के लिए आपको डीपीटी इंजेक्शन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, डीपीटी इंजेक्शन जो होता है वो टिटनेस, टीबी है यानी जीवाणु से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी इंजेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आपको दिया जाता है, और बैक्टीरिया में कौन कौन सी डिजीज फैलती है मैंने आपको भी मेंशन कर दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है कि जो विडॉल टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट किस बीमारी से रिलेटेड है, ये किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो विडॉल टेस्ट याद रखिएगा, टाइफाइड जो बीमारी होती है उसके लिए आपका विडॉल टेस्ट का यूज किया जाता है। विडॉल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोटोजोआ की। जो प्रोटोजोआ हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज फैलती है, प्रोटोजोआ कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। तो याद रखिएगा, मलेरिया सबसे पहले, मलेरिया जो होती है ये आपकी वो डिजीज है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलती है। इसके अलावा जो सोने की बीमारी होती है, लोगों को सोने की लत लग जाती है, सोने की बीमारी हो जाती है, लोग सोते ही रहते हैं, ये भी प्रोटोजोआ से फैलती है। और पायरिया जो होती है वो भी आपके प्रोटोजोआ से ही फैलती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वायरसेस जो होते हैं वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं। तो याद रखिएगा, एड्स, पोलियो, डेंगू और चेचक। पोलियो, डेंगू और चेचक, क्योंकि ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है कि ये बताइए एड्स किससे फैलता है, क्या वो विषाणु से फैलता है, क्या वो बैक्टीरिया से फैलता है, क्या वो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो याद रखिएगा, एड्स, पोलियो, डेंगू और चेचक जो होता है ये हमारे वायरस से फैलती है, इसीलिए इनको हम लोग विषाणु वाली कैटेगरी में रखते हैं। ये बीमारियां जो होती हैं वो वायरस से फैलती हैं। इनसे एक क्वेश्चन और बन के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सी बीमारी जब हो जाती है तो उसमें डीपीटी वर्क नहीं करता है, यानी कि वो कौन सी डिजीज हो जाती है, यानी कौन सी डिजीज के हो जाने पर डीपीटी इंजेक्शन वर्क नहीं करता है। तो याद रखिएगा, पोलियो जब हो जाता है, जब कोई बच्चा पोलियो से इन्फेक्टेड होता है तो जब उसको आप डीपीटी इंजेक्शन दोगे, डीपीटी टीका दोगे, तो उसमें डीपीटी टीका वर्क नहीं करेगा। तो गाइस याद रखिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है कि बताइए कि कौन सी बीमारी में डीपीटी इंजेक्शन जो है वो वर्क नहीं करता है। तो डीपीटी इंजेक्शन पोलियो बीमारी के हो जाने के बाद डीपीटी इंजेक्शन वर्क नहीं करता है। इसके अलावा फंगई से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। फंगई से दमा, खाज, गंजापन और एथलीट फुट। दमा, खाज, गंजापन और एथलीट फुट जो बीमारियां हैं ये फंगई से फैलती है। ये सारे जो मैंने आपको अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया है, ये आप इसको अपनी कॉपी में जरूर मेंशन कर लें, नोट कर लें, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाला है। जो भी आपको यहाँ पे लॉजिक क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, यानी कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के लिए हमने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में जरूर मेंशन कर लें, नोट कर लें। और हम लोग बात करेंगे कि जो डिजीजेस जो फैली हुई हैं, इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
डिजीज से, जो डिजीज़ फैली हुई हैं उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आइए। तो हमने डिस्कस किया कि डिजीज़ कौन सी होती हैं, कैसे फैलती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए नोट किए हुए हैं आपको बताने के लिए, जरा आप ये भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि जो मलेरिया हमारी बॉडी में हो जाता है, यानी कि हम लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो मलेरिया हमारी बॉडी की किस ऑर्गन को इफेक्ट कर, सॉरी मलेरिया हमारे शरीर के किस अंग को या किस सब्सटेंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा प्लीहा, जिसकी हिंदी होती है तिल्ली, ठीक है, तिल्ली को सबसे ज़्यादा मलेरिया प्रभावित करता है। प्लीहा को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है मलेरिया। मलेरिया के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाने वाला अंग जो है वो हमारा प्लीहा है, प्लीहा। ओके, दूसरा क्वेश्चन मलेरिया से ये बन के आता है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है। देखिए आपको ये तो पता है कि मलेरिया फैलता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ से फैलता है, मलेरिया को फैलाने में किस प्रोटोजोआ का हाथ होता है। तो याद रखिएगा कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। नोट कर लीजिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर। जब डेंगू फीवर हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो हमारी बॉडी में किस सब्सटेंस को कम करता चला जाता है, यानी कि डेंगू फीवर हमारी बॉडी में किस सब्सटेंस को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा डेंगू फीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को रिड्यूस करता है। जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उनको रिड्यूस करता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर रिड्यूसेस प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी। डेंगू फीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को कम करता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से होती है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या वो जीवाणु से होती है, क्या वो प्रोटोजोआ से होती है, क्या वो विषाणु से होती है, क्या वो फफूंद से होती है। ओके, चार आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइड्रोफोबिया डिजीज है, देखिए हाइड्रोफोबिया डिजीज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया हुआ है कि हाइड्रोफोबिया डिजीज किससे फैलती है। तो हाइड्रोफोबिया डिजीज जो होती है वो वायरसेस से फैलती है। हाइड्रोफोबिया डिजीज वायरस से फैलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हाइड्रोफोबिया डिजीज वायरस से फैलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बीएमडी टेस्ट किया जाता है, बीएमडी टेस्ट किस बीमारी से रिलेटेड होता है, या जब कौन सी डिजीज हो जाती है तब बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी टेस्ट किस डिजीज के लिए या किस डिजीज से रिलेटेड होता है। तो याद रखिएगा बीएमडी टेस्ट जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस से के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है तो उसके लिए बीएमडी टेस्ट किया जाएगा। ओके, और क्वेश्चन ये भी आता है कि बीएमडी टेस्ट, ये तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है इसकी, बीएमडी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, आप देख लीजिए बीएमडी टेस्ट की फुल फॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, बीएमडी का पूर्ण रूप क्या है। तो बीएमडी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये बीएमडी की फुल फॉर्म होती है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने बताया कि बीएमडी टेस्ट जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का क्या होती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो होती है वो महिलाओं में 40 साल के बाद होने लगती है, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, और इन्हीं लक्षणों को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस नाम देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो महिलाओं में होने वाली बीमारी होती है जो 40 साल के बाद होती है। इसमें महिलाओं की जो बोन्स होती है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती हैं। ओके गाइस, ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज, बहुत ध्यान समझिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज किस कारण या क्या रीज़न होता है कि इंसान ब्लू बेबी या जो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज है वो ह्यूमन बॉडी में आ जाती है। तो जब हमारी बॉडी में, जब हमारे ब्लड में मीथेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब हमारे ब्लड में मीथेमोग्लोबिन की एक्सेस हो जाती है, की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण हमें हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज किसके कारण होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज रक्त में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन आवर किस बीमारी से, किस डिजीज से रिलेटेड वर्ड है, यानी जो गोल्डन आवर है आपका वो किस डिजीज से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा गोल्डन आवर जो है वो हार्ट अटैक, यानी कि जब
हृदय संबंधी बीमारी होती है, उसी में ये वर्ड यूज किया जाता है गोल्डन आवर। हालांकि ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन गोल्डन आवर वर्ड जो है वो हार्ट अटैक के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया डिजीज किसकी कमी से होती है? किस मिनरल की कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया डिजीज हो जाती है? तो लेक ऑफ आयरन, यानी जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी, आयरन की मात्रा की कमी होगी, तो हमारी बॉडी में एनीमिया डिजीज हो जाती है। ओके, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में इस वीडियो में जो अभी मैंने आपको बताया है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।